हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ फोर्स। फोर्स आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव है उसको रेस्ट में ला सकता है, या जो ऑब्जेक्ट आपकी स्लो मोशन में है उसको फास्ट कर सकता है, और फास्ट ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है कोई तो उसको स्लो मोशन में कर सकता है। उसकी शेप, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। यानी फोर्स लगाकर आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में है तो उसको आप फास्टर मोशन में फोर्स लगाकर फास्ट कर सकते हैं, या रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हैं। ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो एप्लीकेशन से फोर्स के हमने पढ़े हैं। अब आपका जो फोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। उनमें फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या है? जो संपर्क में आने से बल लगता है, यानी जब आपकी टू सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं तो फोर्स उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उनमें फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगी, मींस दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगी, तो फोर्स अप्लाई होता है। फर्स्ट है उसमें मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मींस है कि आपकी जो मसल्स होती हैं उनसे जो फोर्स लगता है वो मस्कुलर फोर्स में आएगा। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, तो आपकी उसमें बॉडी की मसल्स वर्क करेंगी, चाहे आप ह्यूमन्स हों उसमें भी, और चाहे आपके एनिमल्स हों जो वर्क कर रहे होंगे, लाइक एज ब्लॉक्स एंड आपके हॉर्सेज हैं, कैमल है, तो वो मसल से ही फोर्स लगाकर, जो ब्लॉक कार्ड्स है या जो भी अपने एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं उसके लिए मसल्स के थ्रू ही फोर्स लगाकर ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैन यू पुश और लिफ्ट ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट? देखो, क्या आप अपनी टेबल पर रखी हुई पुस्तक को क्या बिना पुश किए, लिफ्ट किए, टच उठा सकते हैं? उसको बिना टच किए, यानी बिना टच किए हम टेबल पर रखी हुई बुक्स को नहीं उठा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा सकते हैं इसको बिना टच किए? जनरली टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। इन सभी वर्क को करने के लिए, एक्शन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी जब तक आपकी बॉडी इन ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तो वो आप एक्शन नहीं कर सकते हैं। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ द स्टिक और ए पीस ऑफ द रोप। ये किसी से भी किया जा सकता है। आप स्टिक से कर सकते हैं या आप रोप से कर सकते हैं, रस्सी से। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग और लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? यानी जब भी इन वर्कों को करते हैं तो वहां पे क्या है? फोर्स लगता है। दिस फोर्स इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ द मसल्स इन अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी मसल्स होती हैं उनके थ्रू ये लगता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स। ऐसा फोर्स जो मसल्स के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्सेज। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? मस्कुलर फोर्सेज हो गया। जो भी आप कांटेक्ट में आते हो जहां पे मसल्स का यूज होता है। एनिमल ऑल्सो मेक ऑफ यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी। यानी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर में जो भी कैमल्स हों, हॉर्सेज हों, ब्लॉक कार्ड्स हों, उन सब में क्या है? एनिमल्स यूज होते हैं और अपना वो मसल्स के थ्रू फोर्स लगाते हैं जिसके थ्रू वो एक्टिविटी करते हैं। परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी फॉर अस, हमारे लिए बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। जैसे यहाँ दिखाया गया है, दिख रहा है ना आपको? ये आपके दो बैल हैं, ऑक्सीजन हैं, ठीक है, ये एक बैलगाड़ी को ले जा रहे हैं और इनकी मसल्स कहाँ है? ये जो यहाँ पे रखा हुआ है एक, ठीक है, जिससे जुड़े हुए हैं। देखो, दो सरफेस कौन सी? एक ये बैलों की सरफेस जहां पे रखा हुआ है, एक आपका जो है एक स्टिक दिख रही होगी, ठीक है, जो बैलों से कनेक्टेड है। तो दो सरफेस जब कांटेक्ट में आती हैं, ये और बैल दोनों कांटेक्ट में हैं, तो फोर्स लग रहा है और बैल इस गाड़ी को खींच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंस द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट
इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, यानी जब ही वर्क करेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। आर द अदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, फर्स्ट है आपका हो गया मस्कुलर फोर्स, सेकंड है आपका फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेज है, इसके बारे में आप डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे पर ये पढ़ना आपको जरूरी है। फ्रिक्शन क्या होता है? रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस एज ए बॉल रोलिंग along the ground gradually slow down and finally comes to rest। जब आप किसी बॉल को जमीन पर रोलिंग करते हैं तो आप देखते हैं आफ्टर सम टाइम या तो स्लो हो जाती है, पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग बाई बाइसिकल, जब आप बाइसिकल चला रहे हैं और पैडल मारना बंद कर देते हैं तो ग्रेजुअली स्लो डाउन, वो भी साइकिल आपकी धीरे धीरे स्लो हो जाती है और अंत में क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। एक कार और ए स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ, जब आप किसी कार का या किसी का इंजन स्विच ऑफ कर देते हैं चलती हुई गाड़ी का, तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और एंड में स्टॉप हो जाती है। तो ये सारी जो सिचुएशंस दिखाई गई हैं आप, इन ऑल दी सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, देखने से तो यही लग रहा है इन सिचुएशंस में। Yet their speed gradually decrease and they come to the rest after some time। यानी आप देख रहे हैं गाड़ी चल रही है, ठीक है, आपकी बाइसिकल चल रही है, तो आपको कोई भी फोर्स लगता हुआ दिखाई दे नहीं रहा उस पर, जबकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आपकी ऑब्जेक्ट जो है जो रेस्ट में आ रही है वो किसी न किसी फोर्स के कारण तो आ रही होगी 100%। तो कॉजिंग ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस। क्या आप बता सकते हैं इस डायरेक्शन में जो आपकी मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपकी जो बाइसिकल है, कार है, मूव कर रही है, ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उसमें किस डायरेक्शन में हो रहा होगा। नेचुरली सी बात है, जब आपकी कार स्लो हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट कैसे है, मूव कर रही है ऑब्जेक्ट और रेस्ट में आ जाती है तो उसकी क्या होगी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसके कारण हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड। कहाँ लग रहा है ये फोर्स, बॉल और जहाँ पे जिस ग्राउंड पर जमीन पर जो आपकी बॉल है वो लुढ़क रही है। दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग टू द स्टॉप। यदि आपकी वाटर बोट चल रही है, किसी पानी में चल रही है सपोज, तो वो भी धीरे धीरे जब आप अपने उनको फ्लिपर को चलाना बंद कर देते हैं तो ये एक अंत में क्या है, बंद हो जाती है वो। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑलवेज ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी जिधर डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स सदैव लगता है, यानी अपोजिट होता है ऑलवेज डायरेक्शन के, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, तो ये भी क्या है, जब दो सरफेस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आती है तभी तो अराइज हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हमने पढ़े कॉन्टैक्ट फोर्स, अब आगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इमेजिन कर सकते हैं कि आप ऐसा भी कोई फोर्सेज होता है जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी ना आए और वो फोर्स उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होता हो। तो आपने प्रैक्टिकल किया है, ये मैंने कराया था खुद आपको, 6 में भी कराया और 7th में कराया। ये दिख रहा है आपको कि जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट में जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, वो मैग्नेट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती हैं और वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। आपने देखा है जब आप लाइक्स पोल्स को पास पास लाते हैं, ये कौन है आपके लाइक्स पोल्स पास पास आते हैं तो क्या दूर हट जाते हैं, फिर भी क्या ये कांटेक्ट तो होता नहीं इन दोनों का आपस में, लेकिन फोर्स तो यहाँ पे अप्लाई होता है। आपने देखा है मैग्नेट के साथ हमने प्रैक्टिकल किए थे। तो ऐसे फोर्स को कहते हैं जब आपकी जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो सरफेस है कॉन्टैक्ट में नहीं आती, एक दूसरे से टच नहीं होती है, फिर भी फोर्स अप्लाई होता है, तो उनमें आपका एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब अनलाइक्स फोर्स को आप पास पास लाएंगे तो मैग्नेट क्या है, अट्रैक्ट होंगी, एक दूसरे के पास आ जाएंगी। अब पास जुड़ जाएंगी इसका मतलब ये नहीं है कि ये पास में आ गई, अट्रैक्ट हुई ना, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हुआ ना, ठीक है ना। अब लाइक्स फोर्स को आप पास पास लाएंगे तो ये रिपेल कर देती हैं, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
अब आप और भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये एक स्टरर है, यहाँ पे थ्योरी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, यही है। जैसे स्टरर है कोई आप ले लेते हैं, आपने देखा होगा जब आपका प्लास्टिक का जो स्केल होता है उसको आप बालों से बार बार रब करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये कोई स्टरर है प्लास्टिक का, ठीक है, उसको रब करेंगे कम से कम 30 से 40 बार, ठीक। और उसके पास फिर एक अनचार्ज, अब जो आपने रब किया है, रगड़ा है, उसमें चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। चार्ज पैदा होने के बाद क्या है, जब आप इसके पास एक इसी तरह का दूसरा अनचार्ज जो आपने रब नहीं किया है उसको पास लेकर आएंगे तो क्या एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं विदाउट टचिंग, बिना टच किए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप इसके पास सेम तरह का ही चार्ज, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है सपोज, तो एक दूसरे को ये क्या है पीछे हटाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, ऐसे फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इसमें क्या है चार्ज पैदा हो गया, चार्ज के कारण क्या है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाता है। तो ए स्ट्रर इज सेड टू बी एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, क्या है इस पर चार्ज आ गया, ये हमने रब किया है। आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद ए शीट ऑफ पेपर सच ए स्ट्रॉ एन एग्जाम्पल ऑफ द चार्ज बॉडी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी में आपका एक दूसरा फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। जो ग्रेविटी है अर्थ की वो आपके ऊपर हर समय वर्क करती है विदाउट टचिंग, ठीक। अर्थ तो आपको टच नहीं कर रही है कहीं, लेकिन उसके कारण जो फोर्स पैदा हो रहा है वो आपको टच करता है, ठीक। तो यू नो दैट ए कॉइन ऑफ पेन falls to the ground when it slip over your hands। देखो आप जब भी कोई चीज आपके हाथ से, कोई कॉइन कोई पेन अर्थ पर नीचे की मतलब आपके हाथ से छूट जाता है, सपोज कोई पेन या कॉइन आपके हाथ से स्लिप हो जाता है तो सीधा डायरेक्टली किसकी तरफ आता है, ग्राउंड की तरफ। लीव्स फ्रूट्स ये सब देखे हैं आपने, सभी ग्राउंड्स की तरफ आते हैं। जब वो डिटैच फ्रॉम द प्लांट, जब प्लांट से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लीव्स और फ्रूट्स सब कहाँ आते हैं, धरती की तरफ आते हैं। तो व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इन द रेस्ट, जब कॉइन आपके हाथ में है तो कैसे रेस्ट पोजीशन में है। एज सुन एज इट रिलीज, जैसे वो रिलीज होता है, गिरता है आपके हाथों से, इट ब्रिंग टू सम डाउनवर्ड्स, तो नीचे की तरफ चलता है। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज ए चेंज, रेस्ट में था लेकिन जब आपके हाथ से नीचे स्लिप हो जाता है तो मोशन में आ जाता है, तो उसकी क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। कैन दिस हैपन विदाउट ए फोर्स एक्टिंग ऑन, क्या ये बिना फोर्स के हो रहा है, यानी आप ये समझ रहे हैं उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा गलत है। तो ये फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है कि अर्थ की टेंडेंसी है कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर वो अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेविटी। अब ये तो अर्थ के कारण हो रहा है तो इसको अर्थ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब एक फोर्स, हम आप सभी जितनी भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। ये तो अर्थ जो उस पर लगा रही है नीचे की ओर कोई चीज, मतलब कोई चीज स्लिप हो जाती है तो उसको अर्थ अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन एक फोर्स ऐसा होता है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं चाहे उसका मास बड़ा हो या छोटा हो, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स पैदा करती है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स में एक लीव्स है और एक ह्यूमन है, सब एक दूसरे पर कोई एक फोर्स पैदा करते हैं। ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ एलोन, यानी ग्रेविटी कोई अर्थ का ही अकेला गुण नहीं है। इन द फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो एक फ्रूट हो चाहे वो प्लेनेट हो, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज नोन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपके हो गए फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेशर, क्योंकि उसमें फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर है। तो प्रेशर क्या होता है, क्या कोई रिलेशन है प्रेशर का फोर्स के साथ। तो आपने लास्ट क्लासों में पढ़ा है कि आप जब भी कोई साइक्लोन आता है और या कोई तो आपने देखा है साइक्लोन में जो आपकी रूफ टॉप होती हैं यानी छतें होती हैं उड़ जाती हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट
विंड एंड साइक्लोन आर कॉज बाय द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। ठीक है, यानी जब भी एयर प्रेशर में डिफरेंसेस होता है तो आपके विंड एंड साइक्लोन पैदा होते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड प्रेशर, क्या फोर्स और प्रेशर में कोई रिलेशन है एक दूसरे में? तो ट्राई टू पुश ए नेल इनटू द वुडन बॉक्स। देखो आप दिखाया गया है यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिखाया गया। आप नेल जानते हैं ना, चोवा कील जिसको कहते हैं। यदि उसका एक ब्लंट पार्ट होता है और एक कैसा होता है, शार्प। यदि आप उसको शार्प को लकड़ी पे रख के और जो उसका चौड़ा पार्ट है उसको हथौड़ी से ठोकेंगे तो आप उसको अंदर करने में, वुडन बॉक्स में उसको ठोकने में सफल हो जाएंगे। यदि आप इस चौड़े पार्ट को इधर की तरफ लकड़ी में ठोकना चाहें, इस चौड़े पार्ट को क्या करें, लकड़ी पर रखें और नुकीले पार्ट से ठोकना चाहें तो क्या आप ठोक पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं ठोक पाएंगे? क्योंकि जितना फोर्स इसको चाहिए, ठीक है ना, उतना प्रेशर इस पर लग नहीं रहा है इस हथौड़ी से। तो क्या होगा, ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड, कुड यू डू इट दिस टाइम। अब आप इस समय क्या करेंगे? ट्राई द कट वेजिटेबल्स विद ब्लंट नाइफ। क्या आप जो ब्लंट होता है मीन जो शार्प नहीं है, ठीक है ना, क्या उसे सब्जियां काट सकते हैं? नहीं। यदि आप शार्प से काटेंगे तो ये काम कर पाएंगे आसानी से। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो आप यहाँ पे क्या है, यदि ज्यादा एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं तो आपकी चीजें आसानी से नहीं हो रही हैं। यदि आप कम एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं तो आपकी चीजें आसानी से हो रही हैं। तो ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड द पॉइंटेड एंड ऑफ, जैसे पॉइंटेड एंड पर आपने लगाया है, ठीक है, तो प्ले ए रोल इन मेकिंग दीज टास्क इजियर। यदि आप कम एरिया पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो आप उस चीज को आसानी से कर पाते हैं। तो फोर्स का रिलेशन डायरेक्टली किससे है? प्रेशर से। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब आप मैथ का वर्ड समझ रहे होंगे। यूनिट एरिया मतलब जितना उसका एरिया है। जैसे शार्प है, शार्प जो कील है जैसे ये है, ठीक है, ऊपर से ऐसे करके होती है। तो इस एरिया पर जितना आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, ये यूनिट एरिया पर जितना फोर्स आप हथौड़ी से लगा रहे हैं यहाँ पर ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच एक्ट। ठीक है, एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच इज प्रेशर इज कॉल्ड बी कंप्यूटेड। ठीक है, कैसे होने चाहिए फोर्स? मेनली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लग रहा है, जब आप कील को ठोक रहे हैं तो ये फोर्स कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर ही लग रहा है ना। ठीक है, अब आपने कुली वगैरह को देखा होगा, देखा है, ये आपने कुली देखा है कि कुली कभी भी अपने सर पर, मतलब विदाउट किसी कपड़े का एक बड़ा सा वो बना लेता है, ठीक है, पगड़ी सी बना लेता है, उस पर वजन को रखता है, कभी भी नंगे सर पर नहीं रखता है। क्यों? इसका भी रीजन है, जब इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए आपने एक रीजन है, ये नहीं, कुली जो आपके होते हैं, जितने भी बोझा उठाने वाले होते हैं, आपने देखा होगा अपने सर पर क्या है, क्योंकि सर का एरिया कम है और जब इस एरिया को बढ़ा देंगे तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अपने सर पर ये क्या रखते हैं। अब क्या जो प्रेशर होता है वो आपके लिक्विड्स में भी लगता है, ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड एंड गैस। हाँ, जो प्रेशर होता है आपके वो लिक्विड एंड गैस के द्वारा भी लगाया जाता है। जैसे आप ये प्रैक्टिकल दिख रहा है, इसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा है, यही करने हैं आपको प्रैक्टिकली। ये आपका एक कॉलन है, ठीक है, इसमें एक आपने क्या है, हॉलो सिलेंडर है, इसमें आपने क्या है, एक बैलून बांध दिया, यहाँ पे एक बैलून बांध दिया, आपने यहाँ पर वाटर फिल किया, इसमें सेम कॉलन है, और फिर इसमें आपने वाटर डबल कर दिया है। तो आप देख रहे हैं जो प्रेशर है वो किस पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है? इस पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिकल किया गया है, प्रैक्टिकल है टोटल इसमें, कि जो लिक्विड होता है एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि जो प्रेशर होता है क्या वो जिस बर्तन में रखा हुआ है, तो मेनली ये लिक्विड और गैस में है, प्रेशर की बात चल रही है, तो क्या जो वाटर के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल हैं, वो क्या इसकी वाल्स पर प्रेशर लगाते हैं? हाँ, देखिए
यदि इसकी वाल्व पे प्रेशर नहीं लगाएगा तो ये फूलेगा नहीं। दूसरे में एक और प्रैक्टिकल यहाँ पे किया गया है, लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी जिस डेप्थ पर पार्टिकल्स हैं, यानी सपोज कि हम यहाँ पे अगर प्रेशर देखना चाहें तो जो प्रेशर यहाँ पे जितना भी कुछ भी आपका ये वाल्स होंगी चारों तरफ इसकी, तो उन पर सेम रहेगा, यानी ये डिपेंड करता है डेप्थ पर, ठीक है। सेम डेप्थ पर सेम प्रेशर होता है। देखिए यहाँ पे होल बनाए गए हैं प्रैक्टिकल को समझने के लिए, इसमें पानी भर दिया गया, होल्स को खोल दिया गया, तो आप देख रहे हैं जो पानी निकल रहा है इस पे, ठीक है, जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है वो सभी होल्स पर बराबर है। बराबर है नहीं बराबर है, ठीक है। तो कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यस हम कह सकते हैं कि जो आपका लिक्विड होता है वो और गैस दोनों ही वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर डालते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने सुना है कभी कभी कि सिलेंडर क्या है, फट गया साहब, सिलेंडर फट गया। क्यों फट गया? इसीलिए फट गया कि वाल्स पर जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया इतना कि वो प्रेशर को झेल नहीं पाया और सिलेंडर फट जाता है। आपने देखा जब आप बैलून को आप इन्फ्लेट करते हैं, उसमें एयर फिल करते हैं और एयर आप भरते जाते हैं, तो एक कंडीशन कभी ऐसी आती है कि जो आपका इन्फ्लेट बैलून है वो क्या हो जाता है, फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गैस उसके अंदर जा रही है उसकी वाल्स पर इतना प्रेशर डाल रही है कि वो ऑलरेडी फट जाता है, ठीक है। अब इसमें आता है, नेक्स्ट है, डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब। वही यहाँ पे भी यही बताया गया कि जब बाइसिकल के ट्यूब में हवा भरते हैं और आप भरते ही जाते हैं उसमें, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि प्रेशर इतना एग्जर्ट हो जाता है उनकी इनर वाल्स पर कि वो जो है चाहे आपका इन्फ्लेट बैलून हो या ट्यूब हो, क्या बरस्ट हो जाते हैं। तो दैट फाइंड, इससे क्या पता चलता है, गैस टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कि आपका जो प्रेशर है गैस का वो भी कंटेनर की वाल्स पर लगता है, लिक्विड का तो लगता है, अभी पढ़ लिया हमने प्रैक्टिकल के थ्रू। उसके बाद है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप ना तो खड़ा हो सकते हैं ना ही चल सकते हैं। एयर का हर समय, जैसे ग्रेविटी हम पे हर समय वर्क करती है, ऐसे एयर का वायुमंडल में जो एयर है, ठीक है, वायुमंडल जो प्रेशर है उसका भी हम पे हर समय वो वर्क करता है, बट आपको फील नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है ये आप पढ़ लेंगे अभी। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझना आना भी चाहिए। तो क्या होता है, यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, एयर प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज स्फीयर। द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटेंड अप टू द मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आप एसएसटी में और साइंस में लास्ट चैप्टर में सब में पढ़ते, लास्ट क्लास में पढ़ते चले आए हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगता है वो आपका प्रेशर होता है। इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया, यदि इमेजिन करें हम एक यूनिट एरिया पर, एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, और यदि कोई सिलेंडर है और जो एयर से भरा हुआ है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दिख रहा है आपको, देखिए ये कोई यूनिट एरिया है, ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट एरिया है और इसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। तो एक यूनिट एरिया और इसमें एयर भरी हुई है, तो जो प्रेशर लग रहा है किसका, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर, एयर पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है इन दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर में, वही आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, ये आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कहाँ लग रहा है, एयर में लग रहा है, एयर पर लग रहा है, इन एक कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, एक कॉलम यूनिट एरिया पर, ठीक है, समझ में आ गया हो।
ध्यान से समझेंगे इसको, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बट हाउ लार्ज और स्मॉल, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना ये पावरफुल हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप अपने एक रबर शक्कर देखे होंगे, ये जानते होंगे, जैसे आते हैं बच्चे खेल भी करते हैं इससे। यदि आप इसको हार्डली प्रेस करें स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस पर, किसी पर, ये जो दिख रहा है ना, इसको आप प्रेस करेंगे ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें जो एयर है सब निकल जाएगी। नाउ ट्राई टू पुल इट, एक सरफेस पर इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसको दबाएंगे ऐसे करके, है ना, दबाएंगे तो क्या बाहर को आ जाएगा इसका ये पोर्शन, यहाँ से क्या एयर बाहर आ जाएगी, और आप इसको किसी हार्ड सरफेस पर टच कर देंगे। व्हेन यू प्रेस द शकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप, ये जो कप है, जब इसको दबाएंगे यहाँ से ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, तो जो मोस्ट ऑफ एयर है इसमें से सब क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी इसमें से। जब यहाँ से प्रेस करेंगे जो अंदर की तरफ आएगा ये, और यहाँ से जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाएगी, जितनी निकल सके। एंड द सरफेस एस्केप आउट, तो यू most of the air between its cup and surface escape out. The sucker stick to the surface because the presence of the atmosphere act on it. देखिए, ये आप इस तरह से किसी हार्ड सरफेस पर इसको स्टिक कर देंगे। अब इसके अंदर जो एयर थी वो तो बाहर निकल गई, ठीक है ना। जब बाहर निकल जाती है, इस पर कौन वर्क कर रहा है, एयर का प्रेशर। यहाँ जो एयर थी उसका प्रेशर तो इसमें रहा नहीं, यहाँ जो एयर थी वो आपने इसको प्रेस करके निकाल दी। अब इस पे कौन सा वर्क कर रही है, केवल एयर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो किसके कारण, ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर वो वर्क कर रहा है केवल, ठीक है। तो टू पुल इस शकर ऑन द सरफेस, अब इस सरफेस पे जहाँ पे स्टिक है, चिपका हुआ है, यदि आप इसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे, यानी इसको हटाने की कोशिश करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज एनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप जो भी फोर्स लगाएंगे जितना, वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आप इसको करके देख सकते हैं एक बार, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया, ये आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं, बहुत सिंपल चीज है ये, जिसके साथ आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आपको फिर भी बहुत सारा फोर्स लगाना इसमें पड़ेगा। आपको अंदाजा लग जाएगा इसको उखाड़ने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है, इससे आपको केवल आइडिया लग सकता है। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग्स टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस, यानी इसी शकर को किसी भी पावरफुल ह्यूमन के लिए इसको हटाना इम्पॉसिबल हो सकता है, यदि इसके अंदर से सारी एयर को बाहर करके इसको इससे स्टिक कर दिया जाए, ठीक है। सरफेस इफ देयर नो एयर एट ऑल बिटवीन द शकर एंड द सरफेस, यानी जिस सरफेस पर लगा हुआ है और शकर के बीच में, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी एयर ना रहे, तो आप इसको हटा ही नहीं सकते हैं। डज नॉट इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब फिर तो आपको ये लगना चाहिए कि इतना जब पावरफुल ये है, तो हम इसके अंदर दब कर मर क्यों नहीं जाते हैं। भाई इसके अंदर दब सकते हैं ना इस प्रेशर के अंदर, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। क्यों नहीं होता है, देखिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। इफ द एयर ऑफ माई हेड वर इतने एंड इतने, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड, तो मेरे हेड पर कितना फोर्स लगेगा। दिख रहा है ना, प्रैक्टिकल यहाँ पे किया गया है। सिलेंडर है, इसके ऊपर इसमें एयर भरी हुई है, इसके ऊपर एयर रखा हुआ है, ठीक है। तो 15x15 आप जानते हैं एज स्क्वायर है, ये इतना एरिया इसका है। तो इस सिलेंडर से इसके ऊपर जो एयर भरी हुई है उसके सर पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते आप कितना पावरफुल हो सकता है। तो द फोर्स ड्यू टू द एयर इन द कॉलम, द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर एंड एरिया इज इतने इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट मास ऑफ इतने केजी या इतने न्यूटन, ठीक है। अब इसका रीजन क्या हुआ, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इतने एरिया में जितने में ये प्रेशर इसको लगाया जा रहा है, प्लस इस पर ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, ठीक है ना। इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही है, हमने पढ़ा है कि ग्रेविटी का ही फोर्स होता है जो एयर पर लगता है यूनिट एरिया पर। तो इसमें क्या है, जी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15 कितने होते हैं, 225 हो गए, नहीं हो गए, 225 का इसमें इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, या इतने न्यूटन का।
न्यूटन क्यों? क्योंकि इसमें जी की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी, या तो आप इन्हें न्यूटन कह सकते हैं या इतने केजी, ठीक है। द रीजन वी आर नॉट crushed under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पर लग रहा है इसके थ्रू, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेविटी के कारण आपकी बॉडी में भी होता है, इसलिए इसके इफेक्ट को ये नेग्लिजिबल कर देता है। वरना आप समझ सकते हैं 225 केजी आपके वजन ऊपर रख दिया जाए तो 100% आप क्रश हो जाएंगे, उसके अंदर दब कर मर सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि इतने एरिया पर इतना फोर्स वर्क कर रहा है, इतने केजी का। यदि आपका सर का एरिया इतना है और उसके ऊपर एक सिलेंडर भरा हुआ रखा है इस तरह से एयर का, तो आपके सर पर इतना फोर्स वर्क करेगा, बट आप फिर भी उससे बचे रहते हैं। उसका रीजन है कि जो प्रेशर होता है, दिस प्रेशर ऑफ द ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है ना। ये जो प्रेशर है जो ऊपर से लग रहा है, इस प्रेशर को आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो इसको नेग्लिजिबल कर देता है। ये प्रैक्टिकल किया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने था क्या कि वो गुरेक एक जर्मन के साइंटिस्ट थे 17वीं सेंचुरी में सॉरी। उन्होंने एक ऐसा पंप बनाया जो एयर को सक कर सकता है, यानी किसी भी वेसल से किसी भी उससे वैक्यूम कर सकता है, पूरी एयर को बाहर निकाल सकता है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, दिख रहा होगा। उन्होंने एक क्या है मेटेलिक के बने हुए हेमिस्फीयर लिए, ठीक है, हेमिस्फीयर लिए मतलब अर्ध गोले लिए उन्होंने, और इनके अंदर से सारी एयर निकाल कर उनको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब आप एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसकी कल्पना कर सकते हैं कितना पावरफुल हो सकता है, हाउ इज मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना पावरफुल हो सकता है। जब इन्होंने हेमिस्फीयर के अंदर से एयर निकाल कर जब उनको ज्वाइंट कर दिया और इन्होंने इस हेमिस्फीयर दोनों को अलग करने के लिए 8 हॉर्सेज इधर और 8 हॉर्सेज इधर लगाए, तो इन हेमिस्फीयर्स को जो ये 8 हॉर्सेज थे वो इनको अलग नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्टिक कर दें, चिपका दें किसी सतह से कि उसके बीच में कोई भी एयर ना रहे, यानी ऑब्जेक्ट और सतह जो आपस में जिस पे वो स्टिक की गई उसके बीच में यदि कोई एयर ना रहे तो आप उसको वहां से हटाना इम्पॉसिबल होगा आपके लिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आप इसको ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पूरे चैप्टर को एक बार रीड करना, उसके बाद मैं आपको इसके कीवर्ड्स दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।